सबको दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस मैम। तो यस, हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे। मैंने बोला कि मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है। एक्साइट क्यों किया? क्योंकि मुझे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं, है ना। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अब अगर मैं इन सब के साथ बॉन्ड बनाऊँ तो देखिए मैं कैसे बनाऊंगी। ये इलेक्ट्रॉन बेटा किस में है? 2s में। ये इलेक्ट्रॉन बेटा 2p में। कैसे? इसको px मान लो, इसको py मान लो, इसे pz मान लो, है ना। अब हर सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन से आपको एक डिफरेंट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो तो 1s1 होता है। हाइड्रोजन ऑलवेज 1s1। तो 4 बॉन्ड देखिए कैसे बनेंगे, ध्यान देंगे मेरी बात पे थोड़ा, कि 1s हाइड्रोजन का 2s कार्बन के साथ जब ओवरलैप करेगा, ss ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसे 4 हाइड्रोजन मेरे पास होने चाहिए। तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। चारों हाइड्रोजन मेरे पास ऐसे आ गए हैं। अब 2px के साथ अगर एक 1s ओवरलैप करेगा तो दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2py के साथ एक और ओवरलैप करेगा तो तीसरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और फिर ये जब ओवरलैप करेंगे तो चौथा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड है बेटा मैं कैसे बना सकती हूँ? एक सिग्मा बॉन्ड मेरा बन सकता है 1s ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैपिंग विद 2s ऑफ हाइड्रोजन के साथ। एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है 1s ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैपिंग विद 2px ऑफ कार्बन, सॉरी ये कार्बन होगा। एक बॉन्ड बन सकता है मेरा 1s ऑफ हाइड्रोजन विद 2py ऑफ कार्बन, और ये हो सकता है विद 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड 2pz ऑफ कार्बन। ये सबको समझ आ रहे हैं मेरी बात? यस मैम। क्लियर? तो देखिए 4 मैंने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। हालांकि मैं आपको ड्राइंग करके नहीं दिखा पा रही क्योंकि मुझे हर बार फिर हर बॉन्ड के लिए एक डिफरेंट इंटरन्यूक्लियर लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं px ले रही हूँ तो मुझे x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर लेनी पड़ेगी, तभी हेड ऑन होगा। मैं py ले रही हूँ तो मुझे y एक्सिस लेनी पड़ेगी, जो मैं pz लूंगी z एक्सिस, और यहाँ तो आप कोई भी एक्सिस इंटरन्यूक्लियर लीजिए वो हमेशा हेड ऑन ही होगा, है ना। बट इस तरीके से एक मीथेन का स्ट्रक्चर बन सकता है अगर मैं VBT को कंसीडर करूँ, ठीक है। अभी तक मैंने जो पढ़ा है उस बेसिस पे यही बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग राइट नाउ? कोई मुझे गिनवा सकता है इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? दिव्यांश आवाज आ रही है बेटा? कौन गिनवा सकता है मुझे प्रॉब्लम्स क्या है इस स्ट्रक्चर में? देवांगी किस पे ले रही हूँ? दिव्यांशी, अक्ष, तो बता दो ना फोन करके। कोई भी नहीं गिनवा सकता इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एकदम परफेक्ट है। अस्मी गिनवा सकती है? भाई आवाज आ भी रही है मेरी किसी को? मैम ये स्ट्रक्चर दोबारा बता दो एक बार। मैं फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनिए एकदम। मेरे को कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड बनाने हैं। मीथेन में 4 बॉन्ड होते हैं, है ना। 4 बॉन्ड बनाने के लिए बेटा मेरे को 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन के पास वैलेंस शेल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे 4 अनपेड बनाने के लिए मुझे कार्बन के एटम को एक्साइट करना पड़ा एनर्जी देके। एक्साइटेशन में उसके लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चले गए, और ऐसे करने पे मेरे पास कार्बन के वैलेंस शेल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है अक्ष, समझ आए यहाँ तक? yes, अब अगर मुझे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो 4 बॉन्ड बनाने हैं, चारों बॉन्ड बच्चे सिग्मा है ना, मतलब चारों बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से बन रहे हैं। तो बस ये देखो कि हाइड्रोजन तो हमेशा 1s ही होता है, तो 4 हाइड्रोजन मैंने लिए 1s वाले। तो एक हाइड्रोजन का 1s कार्बन के 2s के साथ हेड ऑन ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बना सकता है।
तो लेट्स से वो सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, तो उसमें 1s ऑफ हाइड्रोजन इज ओवरलैपिंग विद 2s ऑफ कार्बन। ठीक है, फिर अब एक 2px जो है कार्बन का, उसको 1s के साथ ओवरलैप करना पड़ेगा। तो 2px हाइड्रोकार्बन का 1s हाइड्रोजन के साथ x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर पे अगर ओवरलैप करेगा, हेड ऑन ओवरलैप हो जाएगा, तो एक और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है मैम। हाँ जी हाँ जी मैम, could you please explain from hybridization starting? अभी हाँ मैं वही से समझा रही हूँ। हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। आई कैन सी तेरा सिग्नल इश्यूज हो रहे थे। अभी आवाज आ रही है सबको समझ? यस मैम। क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक आज मैं समझा रही हूँ बेटा, ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग इसी पे टिका हुआ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं वेट करने को तैयार हूँ, अगर आप मुझसे बार बार बोले रिपीट करो मैं वो भी तैयार हूँ, लेकिन इसको ख़राब नहीं होने देना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं वापस से सारी चीज़ें रिपीट कर देती हूँ। मैं भाई सबसे पहले आप लोग इसके साथ कंफर्टेबल हो जो मैंने यहाँ करवाया था, है ना। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे, इन स्ट्रक्चर्स में हमने खास कर ये नोटिस किया था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा वही बॉन्ड बना रहे थे, हाँ या ना। यस मैम। चाहे सिग्मा चाहे पाई, है ना, वही बॉन्ड बना रहे थे। ठीक है, अब यही मुझे करना है। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मैं मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ यूजिंग द नॉलेज आई एम हैविंग राइट नाउ, अभी तक जितना नॉलेज है उस बेसिस पे। तो कार्बन के मैंने वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो देखी, उस कॉन्फ़िगरेशन में मुझे नज़र आ रहा है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, S में 2 हैं और P में 2 हैं। ठीक है, बट क्योंकि मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं मीथेन में, तो मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए और मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही थे। तो मैंने कार्बन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे लेके गई। एक्साइटेड स्टेट पे कैसे जाते हैं, आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा में पढ़ा है। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो डेल्टा ई, तो इलेक्ट्रॉन आपका लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। तो मैंने एनर्जी दी, मेरा इलेक्ट्रॉन 2s से मूव करके कहाँ चला गया बेटा, 2p पे। ऐसे करने का लॉजिक इतना है कि बस मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तभी मैं 4 बॉन्ड बना पाऊंगी। दिव्यांश यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। नाउ वेरी केयरफुली लिसन। मैं ड्राइंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ड्राइंग करना अभी बहुत डिफिकल्ट वर्क है, मैं थ्योरेटिकली समझा रही हूँ। हाइड्रोजन है मेरे पास 4 और चारों हाइड्रोजन 1s इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है 2s ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि ss बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेट्स से ये वो वाला बॉन्ड है जो 1s ऑफ हाइड्रोजन और 2s ऑफ कार्बन के बीच में बना है। ठीक है, फिर 2px ऑफ कार्बन ओवरलैप कर सकता है 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ और एक और सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो लेट्स से वो सिग्मा बॉन्ड ये है जिसमें कार्बन का 2px इन्वॉल्व हुआ है और हाइड्रोजन का 1s इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन सकता है जब py ऑफ कार्बन ओवरलैप करे 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ और y एक्सिस आप इंटरन्यूक्लियर ले लें, तो एक और सिग्मा बॉन्ड जो है आपका यहाँ पे बन सकता है, जो में 1s ऑफ हाइड्रोजन और 2py ऑफ कार्बन के साथ बनेगा। और सिमिलर लाइंस पे हमारे पास अगर ये वाला ओवरलैपिंग हुआ जिसमें pz ओवरलैप करा 1s के साथ, तो एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी जो है हम फॉर्म कर सकते हैं। तो टेक्निकली 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन का 2s विद हाइड्रोजन का 1s, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन का 2px विद हाइड्रोजन का 1s, तीसरा बन रहा है कार्बन का 2py हाइड्रोजन का 1s और चौथा बन रहा है कार्बन का 2pz हाइड्रोजन का 1s। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। फाइन। अक्ष को क्लियर हो गया? हाँ। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फ्रॉम हियर? फ्रॉम वेयर? हियर मैम, हियर। यहाँ? आफ्टर यहाँ ना, यही तो बोला। हाँ एक py इसका 1s के साथ ओवरलैप करेगा, pz और 1s के साथ ओवरलैप करेगा, तो एक और सिग्मा बॉन्ड बना देगा। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं ना तुझे? मैम 4 सिग्मा क्यों? मीथेन में कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड है ना हाइड्रोजन के साथ। मैम पाई बॉन्ड भी तो बनेंगे। अरे मीथेन में कहाँ पाई बॉन्ड होते हैं, वेस्पर भूल गया? मीथेन में भाई नहीं सुनाई दे रहा? यस मैम। ठीक है, अक्ष को समझ आ गया यहाँ तक?
यस मैम। चलो अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने मीथेन का ये स्ट्रक्चर जो ऐसा होता है ये तो आपको समझ आ गया, और वीबीटी से आपको ये भी समझ आ गया कि ये 4 बॉन्ड बन रहे होंगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ये मुझे आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है बेटा कि अगर आप ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो 2px ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ये बना रहे हो 2py ऑफ कार्बन विद 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और एक बना रहे हो 2pz ऑफ कार्बन विद 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस बेटा एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। x y z एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। इसका मतलब ये बॉन्ड x एक्सिस इंटरल्यूकिन लेकर बना है, ये y और ये z, तो ये तीनों ही बॉन्ड्स एक दूसरे के कितने डिग्री पर हो गए? 90 डिग्री पर नहीं हो गए? Yes, ma'am. और मैंने आपको वेस्पर में ये चीज क्लियरली बताई है कि मीथेन टेट्राहेड्रल होता है, और अगर टेट्राहेड्रल होता है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.8। बट इस वीबीटी के हिसाब से बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 90। मतलब पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया, अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो बॉन्ड एंगल 90 है, 109 वाला बॉन्ड एंगल जस्टिफाई नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? ये बॉन्ड तो बेचारा बना है SS ओवरलैप से, और ये तीनों बॉन्ड बने हैं S और P ओवरलैप से, है ना। और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि सिग्मा बॉन्ड में SP ओवरलैप स्ट्रॉन्गर होता है किससे? SS ओवरलैप से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और ये वाला चौथा बॉन्ड क्या है? वीकर है। जबकि फैक्ट ये कहता है कि मीथेन के ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक जैसे होते हैं, कहीं से भी देखो सब एक बराबर है, किसी की बॉन्ड एनर्जी में भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब ये वाला फैक्ट भी मेरा क्या बन रहा है? गलत बन रहा है। तो अगर मैं वीबीटी थ्योरी जो मैंने अभी तक पढ़ी है उसको मीथेन पे अप्लाई कर रही हूँ, वो गलत आ रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे मीथेन एक हेटेरोन्यूक्लियर स्पीशीज है, और इससे पहले जिस पे वीबीटी आप अप्लाई कर रहे थे H2N2O2, वो सारे क्या थे? होमोन्यूक्लियर। समझ रहे हैं? तो इनको तो समझा पाए हम, लेकिन हेटेरोन्यूक्लियर पे, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स पे दिक्कत आ रही है, वीबीटी हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। यहां तक सबको समझ आएगा वीबीटी अप्लाई नहीं कर पा रहे क्यों? क्योंकि 2 फैक्ट्स गलत आ रहे हैं। एक, इस वीबीटी के हिसाब से बॉन्ड एंगल 90 आ रहा है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल 109 है। इस वीबीटी के हिसाब से 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर आ रहे हैं, 1 बॉन्ड वीकर आ रहा है, जबकि फैक्चुअल थिंग ये है कि चारों ही बॉन्ड क्या है? इक्वल। क्लियर? कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अक्ष को क्लियर? दिव्यांश? यस मैम। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई, बट प्रॉब्लम जो है इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है हाइब्रिडाइजेशन। आपको हाइब्रिडाइजेशन करानी पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कराएंगे? जरा सोचो, एक लॉजिक दो मुझे। मेरे को एक घर बनाना है या मकान खड़ा करना है, ठीक है? तो मकान खड़ा करने के लिए पहले पिलर्स बनाते हैं ना बच्चे। एक पिलर बनाया, दूसरा पिलर बनाया, ऐसे पिलर्स हम लोग बनाते हैं। सोच, मैं अगर एक मकान बना रही हूँ, मैंने एक पिलर छोटी लेंथ का बनाया, एक पिलर बहुत बड़ी ऊंचा बना दिया, फिर एक मीडियोकर लेंथ का बना दिया, और एक ऐसे, और इसके ऊपर मैं मकान खड़ा करूँ तो क्या मेरा रूम बन पाएगा? वो टेढ़ा मेढ़ा से नहीं हो जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर आपको एक प्रॉपर रूम या घर बनाना होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? जो आपने 4 पिलर बनाए हैं जिसके ऊपर आपका घर टिकेगा, ऑल दीज पिलर्स शुड बी इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल इन हाइट। हाँ या ना? ये बात जरूरी है नहीं है? यस मैम। जरूरी है। अभी गड़बड़ क्यों आ रही है? क्योंकि आपका जो सेंट्रल एटम है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं 2s और 2p, जो उसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं, यही इक्वल एनर्जी के नहीं है। तो जब इनसे बॉन्डिंग बनेगी तो वो बॉन्ड इक्वल एनर्जी के कैसे हो सकते हैं भैया? भाई जब पिलर ही सेम एनर्जी के नहीं है, सेम हाइट के नहीं है, तो पिलर पे जो बॉन्ड बनेगा या मकान बनेगा वो तो टेढ़ा ही बनना है ना। तो सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज़ ये है कि आप मीथेन में जब कार्बन से 4 बॉन्ड बना रहे हो तो कार्बन के जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं उनको सेम एनर्जी का करो,
क्योंकि अगर वैलेंस शेल के ऑर्बिटल 2s और 2p जो कि बॉन्ड बना रहे हैं वो खुद ही सेम एनर्जी के नहीं होंगे तो इनकी ओवरलैपिंग से सेम बॉन्ड एनर्जी कैसे आएगी? भाई 2s का एनर्जी कम होता है 2p से, तो 2p के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेंगे, 2s के बॉन्ड वीकर बनेंगे। क्लियर सी बात है, 2p का है ना, तो एनर्जी में डिफरेंस है तो बॉन्ड एनर्जी में भी डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले काम तो है आपको इसकी एनर्जी को क्या करना है, इक्वलाइज करना है। और इस एनर्जी को इक्वलाइज करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब एक और एग्जांपल से समझो हाइब्रिडाइजेशन को, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? नोट कर लिया? स्क्रॉल अप। यस मैम। डन? 1 मिनट। देवांगी सुन पा रही है बेटा? मैम। हाँ जी मैम हम सिग्मा बॉन्ड्स क्यों बना रहे हैं ऑल फोर मीथेन के बॉन्ड्स में? ए हीरो, वेस्पर थ्योरी नहीं पढ़ा तूने? वेस्पर यस मैम याद है। मीथेन में टेट्राहेड्रल नहीं बनता, एक ही बॉन्ड तो पहला बॉन्ड तो सबका सिग्मा ही होता है बेटा। यस मैम, पहला बॉन्ड सिग्मा तो हुआ। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा ही होगा ना। मतलब हाइड्रोजन 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 है अलग अलग। ये 4 हाइड्रोजन है मेरे पास ना, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन के साथ कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक ही तो बॉन्ड बना रहा है। इसके साथ एक, इसके साथ एक, इसके साथ एक, नहीं? यस मैम आ गया। मतलब नाइट्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ बनाता तो 3 बॉन्ड बनाता। हाँ 3 बॉन्ड बनाता, क्योंकि वो भाई वेस्पर में याद नहीं, हाइड्रोजन को बोलते हैं मोनोवैलेंट। यस मैम, तो वो एक ही बॉन्ड बनाता है ना। हाँ तो इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। बिल्कुल, एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, राइट? ठीक है, नोट कर लिया? मैम ये वाला रहता है। इसका क्या नोट करोगे? तो समझा रही थी मैं। देवांगी सुन पा रही है? यस मैम। समझ आया? यस मैम। चलो अब एक सारा काम छोड़ो, मैंगो शेक बनाओ। कैसे बनाते हैं मैंगो शेक? मजाक नहीं कर रही, सच्ची में पूछ रही हूँ, कैसे बनाते हैं मैंगो शेक? मेरे को बताओ, अगर मेरे को 4 ग्लासेस मैंगो शेक के बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगी? कोई तो बता दो, किसी ने मैंगो शेक नहीं बनाया क्या कभी? नो मैम। अरे क्या बात कर रहे हो? देवांगी, देवांशी, किसी ने तो बनाया होगा। मैंगो इन मिल्क, वाह वाह। अब मेरे को 4 ग्लासेस मैंगो शेक के बनाने हैं बेटा, तो सोचो 2 तरीके हैं मेरे पास। कैसे? ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वे को 4 ग्लासेस बनाने हैं तो मैं 4 ग्लास ले लेती हूँ खाली, ठीक है? फिर चारों में मैं मैंगो डाल देती हूँ, ठीक है? फिर चारों में मैं मिल्क डाल देती हूँ, ठीक है? फिर चारों में मैं शुगर भी डाल देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ, चारों में इंडिविजुअल काम कर रही हूँ। फिर एक हैंड ब्लेंडर लेकर आती हूँ, चारों ग्लासेस में ब्लेंड कर देती हूँ, बन गए 4 ग्लास मैंगो शेक, है ना? लेकिन सपोज वो 4 ग्लास मैंने तुम्हारे में बांट दिए, तो एक ग्लास में हो सकता है चीनी ज़्यादा पड़ गई हो, एक में हो सकता है मैंगो ज़्यादा हो गया हो, एक में सकता मिल्क हो गया हो ज़्यादा, एक में ज़्यादा ब्लेंड हो गया हो, एक ज़्यादा ब्लेंड ना हो। क्यों? क्योंकि मैं चारों में ये काम कैसे कर रही हूँ बेटा? इंडिविजुअली कर रही हूँ, है ना? समझ रहे हो? तो चारों का टेस्ट तो एक जैसा नहीं होगा ना। हो सकता है एक में 2 चम्मच गलती से डल गई हो बातों बातों में, एक में 1 चम्मच चीनी डल गई हो, एक में हो सकता है ज़्यादा मैंगो पड़ गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है मैंगो शेक बनाने का। लेकिन इसमें जो चारों ग्लासेस हैं, उन चारों ग्लासेस का जो वो आएगा, टेस्ट आएगा, उसमें डिफरेंस आ सकता है ना? Mom, could you please repeat this example? I got disconnected. विथ मैंगो शेक बना रहे हैं, 4 ग्लासेस लिए अलग अलग,
चारों में अलग अलग मिल्क डाला, चारों में अलग अलग मैंगोज डाले, चारों में अलग अलग चीनी डाली, शुगर डाला, फिर हैंड ब्लेंडर लेके चारों में डिफरेंटली ब्लेंड कर दिया, तो चारों का टेस्ट एक जैसा तो नहीं होगा ना। हो सकता है एक में चीनी ज्यादा होगी हो, एक में, क्योंकि ह्यूमन एरर होते रहते हैं, है ना। अब जब इंडिविजुअली काम करोगे तो एरर आएगा। और दूसरा तरीका क्या है, एक बड़ा सा जार ले लिया और उसमें 4 ग्लास मिल्क के डाल दिए, 4 मैंगोज डाल दिए, उसके बाद उस हिसाब से हमने शुगर डाल दिया और सबको कलेक्टिवली ब्लेंड कर दिया और फिर इसको 4 ग्लासेस में डिवाइड कर दिया। पर अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि चारों ग्लास सेम टेस्ट के होंगे? क्यों? क्योंकि इनका सोर्स सेम है, समझे। तो ये तरीका जो आप अपना रहे हो बॉन्ड बनाने का इंडिविजुअली, अभी जैसे मैं बना रही थी, हर बॉन्ड को कैसे बना रही थी? इंडिविजुअली। कार्बन के इंडिविजुअल ऑर्बिटल से हाइड्रोजन के इंडिविजुअल ऑर्बिटल में क्या कर रही थी? ओवरलैप कर रही थी। ये इंडिविजुअल वाला प्रॉब्लम है और इसमें चारों बॉन्ड एक जैसे कभी नहीं हो सकते और यही प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले आप जहां से जिसके थ्रू बॉन्ड बना रहे हो, जो सेंट्रल एटम है, उसको उसके ऑर्बिटल्स को सेम करो और उसको ऑर्बिटल्स को सेम करने का मतलब है हाइब्रिडाइज करो। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। हाइब्रिडाइजेशन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ theoretical concept in which we intermix the orbitals of valence shell of central atom to generate new orbitals of equal energy and size known as hybrid orbitals. कहने का मतलब ये है, हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, भाई असली में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक थ्योरी है कि आप क्या करो, सबसे पहले जो भी सेंट्रल एटम है आपका, उसके वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मेरे वैलेंस शेल का 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है ना। 2s की एनर्जी अलग है, 2p की एनर्जी अलग है, 2s का साइज अलग है, 2p का साइज अलग है ना। आप इन सब को मिक्स कर दो, जो भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रो ऑर्बिटल्स हैं उन सब को मिक्स कर दो और मिक्स करके नए ऑर्बिटल जनरेट करो जो सारे एक जैसे दिखे, एक जैसे एनर्जी के हों, सारे सेम तरीके के हों। तो ये जो ऑर्बिटल जनरेट होंगे नए, इन ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये थे मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो बॉन्ड बनाने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो इक्वल एनर्जी के नहीं है, साइज भी उनका डिफरेंट है, उन सबको इक्वलाइज करो, उनको मिक्स करो, इंटरमिक्स करो, सारे सेम एनर्जी के करो, सेम साइज के करो, और वो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनसे बॉन्डिंग कराओ। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा उतने ही बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपने यूज करे हैं। formed is equals to number of atomic orbitals mixed। कहने का मतलब ये है कि जब 4 ग्लास मैंगो शेक के लिए 4 ही मैंगो डाला है और गिन के मिल्क डाला है, गिन के सारी चीज़ें करिए, तो ऐसा थोड़ी कि 6 ग्लास मैंगो शेक बन जाएंगे। तो जब आपकी क्वांटिटी में फिक्स्ड है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी उसी के हिसाब से आएगा। तो अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल 1 2 3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। बट एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी के थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट शेप के थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम शेप के होंगे। कैसे होंगे अभी बताऊंगी, लेकिन ये कंसेप्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कि बिना हाइब्रिडाइजेशन के अगर आप बॉन्ड बनाओगे, बॉन्ड कभी भी सही नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपका सोर्स ही सेम नहीं है। ये कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए हैं? Ma'am, this does not take place actually. भाई एक बात बता, सोच,
ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक एटॉमिक ऑर्बिटल ले रही हूँ और उसके एटम्स ले रही हूँ, फिर मिक्सी में डाल के मिक्स कर रही हूँ? ऐसा होगा क्या? प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता ना ये। सुनो लिसन, प्रैक्टिकली इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली बॉन्ड बन रहा है, दैट्स इट। बॉन्ड क्यों बन रहा है उसके पीछे का थ्योरेटिकल रीजन होना चाहिए हमारे पास, ये थ्योरेटिकल रीजन है। भाई एक बात बताओ, ऐसे तो एटम ही नहीं पता हमें क्या है, हमें तो इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी नहीं पता, वो भी सब थ्योरी है ना, प्रैक्टिकली तो किसी ने नहीं देखा ना। ये सारी चीजें थ्योरेटिकली ही चलेंगी, बिकॉज हम एक थ्योरी बना रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बॉन्ड तो बन रहा है, जब भी एक केमिकल बॉन्ड बनता है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन को एनर्जी से रिलेट करते हैं कि एक बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। प्रैक्टिकली चीज़ डिफरेंट होती है। हम एक थ्योरी बना रहे हैं कि ये बॉन्ड बन क्यों रहा है, और थ्योरी बनाने के पीछे सारे कंसेप्ट्स आ रहे हैं, तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होंगे। आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली लेकर नहीं आ सकते, बिकॉज आप जिन लोगों की बात कर रहे हो, जिन एटम्स की बात कर रहे हो, जिन ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हो, उन्हें किसी ने देखा ही नहीं है। वो सब इन अ पीस ऑफ पेपर मैथमेटिकल इक्वेशंस में प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट है बेटा? थ्योरी में ही प्रेजेंट है। समझ आई बात? यस मैम। और किसी को कोई डाउट? चलें आगे, नोट कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अब थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। मैंने क्या क्या बोला था, पॉइंट्स याद रखिए। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ऑर्बिटल्स को जो है वैलेंस शेल के सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको मिक्स कर रहे हैं एनर्जी में, ताकि नए ऑर्बिटल्स जनरेट हो जो इक्वल एनर्जी और साइज के हो, और उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो उतने ही बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपने मिक्स करे हैं। साथ में एक और पॉइंट यहाँ नोट करेंगे हम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन should nearly be of similar size and energy. What do I mean by this? I am trying to say कि ऐसा नहीं, क्योंकि देखो कार्बन था वो तो बेचारा छोटा सा एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में S और P इन्वॉल्व है। बट अब जब बड़े बड़े एलिमेंट्स की तरफ जाते हो तो S भी इन्वॉल्व होगा, P भी इन्वॉल्व होगा, D भी इन्वॉल्व होगा, और वो भी ज़रूरी नहीं 2S इन्वॉल्व हो, 3S 3P कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि वैलेंस शेल के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं, नहीं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी वही हाइब्रिडाइज होते हैं जो सिमिलर साइज और एनर्जी के होते हैं। और इसके लिए याद रखें कि S और P का जो साइज होता है वो काफ़ी सिमिलर माना जाता है, और एनर्जी भी इनकी थोड़ी बहुत सिमिलर मानी जाती है। लेकिन जो D है उसका साइज अगर SP से कंपेयर करें वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। D काफ़ी डिफ्यूज्ड है और F तो और ज़्यादा डिफ्यूज्ड है ना। तो इस वजह से इफेक्टिवली अगर देखा जाए, इफेक्टिवली हाइब्रिडाइजेशन में कौन जाता है? इफेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन S और P की होती है, D की भी होती है बट बहुत इफेक्टिव नहीं, वेरी लेस। कुछ कुछ केसेस में होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी वाइज S और P की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट होगी D की एनर्जी से। साइज वाइज भी अगर देखा जाए S और P का साइज ऑलमोस्ट सेम माना जाएगा। हालांकि मैं ऑलमोस्ट सेम का नहीं, इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल नहीं भाई, 2P की एनर्जी ज़्यादा होती है 2S से, बट फिर भी ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और D से वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एक डेटा है हमारे पास कि S ऑर्बिटल जो होता है जनरली 128 पिकोमीटर साइज रखता है। हर S अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन N, एक जनरल साइज में दे रही हूँ। P ऑर्बिटल जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो रहता है 135 या 135 पिकोमीटर के आसपास रहता है, और जो D होता है वो बहुत बड़ा होता है, कभी कभी 180-200 तक भी पहुंच जाता है। तो डिफरेंस तो है, लेकिन ये फिर भी थोड़े बहुत सेम है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ना। तो इसलिए S और P का हाइब्रिडाइजेशन काफ़ी इफेक्टिव होता है, और D का हाइब्रिडाइजेशन इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो नोट लिखेंगे, S और P
hybridization effective take place. Effective hybridization of S and P take place. Dehybridizes but ineffectively. Ineffectively to a smaller extent. यहां तक सबको क्लियर? कोई डाउट नहीं है? मान लो समझ आ गया, नोट कर लिया? इस पॉइंट को काफी इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करके रखेंगे, भूलना नहीं है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट पे। अब आते हैं एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। ठीक है मैम? हाँ जी हाँ जी मैम, मेरी बायो मैम ने अभी क्लास रख दी है 6:30 पे। हाँ तो आप जाओ, मैं वीडियो दे दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। हाँ मैं अब बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा S और P इफेक्टिवली हाइब्रिडाइज करते हैं, तो एक S, 1s मतलब ये मत समझना 1s की बात कर रही हूँ मैं, 1s मतलब एक S। ठीक है, तो ऐसे लिखती हूँ 1s ऑर्बिटल अगर मिक्स होगा 1p ऑर्बिटल के साथ, तो वो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसे बोला जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाएगा बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और आपने कितने ऑर्बिटल इसमें मिक्स करे? एक s मिक्स करा और एक p मिक्स करा, है ना? तो हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यू विल गेट? इन रिजल्ट वी विल गेट 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी जनरेटेड। अरे 2 मिक्स करे ना बेटा, एक s और एक p, टोटल 2 मिक्स करे। यस मैम। तो 2 ही बनेंगे ना, जितना इनटेक उतना ही आउटटेक। भाई अगर एटीएम में 10,000 डालोगे तो 10,000 ही तो निकलेंगे, 10,000 प्लस एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं निकलता ना। गलती होगी तो बात अलग है, जनरली तो नहीं होता ना। तो अगर आपने 2 ऑर्बिटल में 1s, ये नहीं है ये, आप ये 1s और 1p ऐसे मत समझिए, ये वो नहीं है। 1s मतलब एक s ऑर्बिटल, कोई भी एक, चाहे 2s चाहे 3s कोई भी, है ना? तो एक s डाला और एक p डाला, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। 2 ऑर्बिटल मिक्स करे हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। ये जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनको मैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही बोलूंगी। तो आई विल कॉल देम एज 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ठीक है। अब ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक s और एक p मिक्स्ड है, तो इसमें परसेंटेज s का कितना होगा? 50%। परसेंटेज p का कितना होगा बेटा? 50%। दोनों 50-50% होंगे, है ना? क्लियर? नोटेड? यस यस मैम। अब सेकंड केस पर आइए। जब आप 1s ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो 2p ऑर्बिटल के साथ, अगर मैं 1s ऑर्बिटल मिक्स करूंगी 2p ऑर्बिटल के साथ, तो फिर क्या होगा बेटा? मैंने कितने डाले? एक s और एक p डाला, इसको बोला जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा मिलेंगे मुझे? 3। कैसे? 2 ये और एक ये, तो आई विल बी गेटिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो जो है कहलाए जाएंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp2 में टोटल अगर 3 है तो 1s है और 2p है, तो परसेंटेज s की कितनी हो जाएगी? 1/3 इंटू 100, 33। 25 नहीं होगा? अरे 2s और मतलब 2p और एक s, 3 ही तो है टोटल, तो 25 कैसे? 1/4 थोड़ी है। अच्छा ओके मैम। तो ये 67% ऑलमोस्ट। ठीक है, अब तीसरा केस देखिए। जब 1s ऑर्बिटल
एक s ऑर्बिटल, अरे 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 कहाँ चलता बना, हाँ मिक्स हुआ है 3 p ऑर्बिटल के साथ। मैम 2s नहीं होते? बेटे एक वैलेंस शेल में 2s कैसे होंगे? एक वैलेंस शेल में एक ही तो ऐसा आएगा। यस मैम। तो ये बना, इसको बोला जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें मुझे 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, सॉरी 3 नहीं 4 मिलेंगे, बिकॉज मैंने 4 मिक्स किए। तो मुझे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर 4 sp3 मिले तो अब sp3 में बताओ परसेंटेज s का कितना होगा? अब होगा 1/4 ऑफ 100, 25%, 25%, और परसेंटेज p का कितना हो जाएगा? 75%, ठीक है। तो 3 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन आपने इन जस्ट देख ली, एक sp, sp2, sp3 है ना। और ज़रा इनमें थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। sp sp2 में अगर हम परसेंटेज s देखें, परसेंटेज p देखें, परसेंटेज s हो गया, परसेंटेज p हो गया, साथ साथ हम देखेंगे इनकी शेप्स क्या होती है। बोलेंगे परसेंटेज s बताओ, परसेंटेज p बताओ और इनकी शेप्स बताओ, ठीक है। sp में s का परसेंटेज 50 और p का परसेंटेज 50, ठीक है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने मिलते हैं बता? 2 ही मिलेंगे ना, जब एक s और एक p मिक्स करो तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, है ना। और sp2 कितना होगा? 33 और 67, और 3 sp3 मिलते हैं, sp2 मिलते हैं, और ये 25 और 75 और 4 sp3 मिलते हैं। ये क्लियर हुआ? अब जरा ये देखिए, आप सबसे पहले देखिए, आपका s ऑर्बिटल होता था स्फेरिकली सिमेट्रिकल और p ऑर्बिटल होता था डम्बल शेप का, इस प्रकार। ये तो प्योर होते थे। अब जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें p की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है और s की भी होती है। तो वो एक बड़ा डम्बल और एक जरा छोटा डम्बल इस तरीके का जो है शेप रखता है, ठीक है। दिस इज द जनरल शेप ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब सोचो जरा, जब परसेंटेज s बढ़ता जाएगा तो s का स्फेरिकल वाला शेप बढ़ता जाएगा, और अगर परसेंटेज p बढ़ता जाएगा तो इलोंगेटेड शेप जो है बढ़ता जाएगा। तो आप ये जो देख रहे हैं ना, इसमें ये तो ऑर्बिटल छोटा ही होता है, ये ऑर्बिटल ज्यादा स्फेरिकल और ज्यादा इलोंगेटेड होता है डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टर क्या है। जैसे s में क्या होता है, हमेशा ये थोड़ा सा स्फेरिकल ज्यादा दिखता है और छोटा लोब दिखता है। क्यों स्फेरिकल दिख रहा है? क्योंकि उसमें s और p क्या है, ऑलमोस्ट सेम। तो थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ, कुछ ऐसा दिखता है ये हमें, इतना एलोंगेटेड भी नहीं होता और इतना सर्कुलर भी नहीं होता। बट जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, p कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलोंगेटेड होता जाएगा, स्फेरिकल कम होता जाएगा, और p कैरेक्टर बढ़ गया तो इलोंगेटेड और होता जाएगा और स्फेरिकल और होता जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपकी जो शेप्स है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल की, वो चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे आपके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ऐसे आपके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और ऐसे आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ये बात सबको क्लियर हुई? Could you please explain the shapes again? शेप हमारी, एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है। ये जो लोब है ये ज़्यादा स्फेरिकल होगा या इलोंगेटेड होगा, ये डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज p कैरेक्टर में। एज परसेंटेज p कैरेक्टर इंक्रीजेस, जो बड़ा लोब है वो इलोंगेटेड होता जाएगा, और जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वो बड़ा लोब जो है वो स्फेरिकल होता जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. अब ऐसे तेरे पास 2 ऑर्बिटल आए हैं, ऐसे 3 आए, ऐसे 4 आए हैं। तो अब हम जरा देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ अरेंज कैसे रहते हैं, अरेंजमेंट्स। तो ये जो 2 ऑर्बिटल हमें यहाँ मिलते हैं बच्चे, ये एक दूसरे के साथ 80 डिग्री पे ओरिएंटेड रहते हैं। मतलब एक अगर ऐसे ओरिएंटेड है 180 डिग्री पे, ये दूसरा ऐसे ओरिएंटेड होगा, और इनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए? ये एक लोब हो गया और ये 2 लोब हो गए, है ना।
तो sp में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं बेटा, 180 पे। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. मैम वंस मोर मैम, एसपी वाला है ना मैम? ये sp वाला 2 होंगे ना sp, तो दोनों sp एक दूसरे के साथ 180 पे रहते हैं, ठीक है। ऐसे एक हो गया और ये दूसरा हो गया ऐसे, तो दोनों बड़े लोब्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो गया ना। मैम 2 एसपी कैसे? अरे भाई एक s मिला है और एक p मिला है, अच्छा, तो हाँ, हाइब्रिड हाँ, ऑर्बिटल ही तो बनेंगे। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाँ Okay, ठीक है। अब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ये एक दूसरे के साथ 120 पे रहेंगे, 1 2 और ये 3, ये 120 पे रहेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा sp, ये है मेरा sp2, ठीक है। क्लियर हुआ? हम कैसे बना मैम? अरे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरे का बड़ा लोब ये हो गया, और एक बड़ा लोब और दूसरे बड़े लोब के बीच में 120 का एंगल आ गया। 3 है ना, ठीक है। ओके मैम। अब जरा इधर देखो, एसपी किसने छोड़ ज्यादा केमिस्ट्री ऐसी हो जाएगी 11th में आके, है ना। अब ये 4 मिलेंगे, अब ये 4 एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, 109 पे, एक ये दूसरा, और 109 मतलब वो टेट्राहेड्रल वाला। तो अगर ये 2 प्लेन में है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, याद है ना। हाँ, तो एक ये तीसरा और एक ये चौथा, बट इनके बीच का एंगल कितना रहेगा, 109.8, और ये होगा sp3, ठीक है। समझ आई सबको बात? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट? नो डाउट। अक्ष को समझ आ गया? यस मैम। देवांगी, देवांशी, दिव्यांश? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये हमने देखा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ अरेंज कैसे होते हैं ये भी हमने देख लिया। अब आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मॉलिक्यूल का क्या हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है जो वेस्पर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि Cn इज इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। यस। इसमें हमारे ये Cn किसका निकलता है, फॉर सेंट्रल एटम। फॉर सेंट्रल एटम। V क्या होता है मेरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम, शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। M क्या होता है मेरा, मोनोवेलेंट एटम। C क्या होता है मेरा, कैटायनिक चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड होता है बेटा, ध्यान रखेंगे। और A क्या होता है मेरा, नेगेटिव चार्ज या एनायनिक चार्ज मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब बस फर्क इतना है कि अगर Cn का वैल्यू 2 आए मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, Cn का वैल्यू 3 आए मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, Cn का वैल्यू 4 आए मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके आगे की भी होती है पर अभी बाद में बताऊंगी, पहले ये समझ लो, ठीक है। तो Cn2 मतलब sp, Cn3 मतलब sp2, Cn4 मतलब sp3। क्लियर हुई बात? मैम हाँ, और हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल्स में वो होगा हाइब्रिड? तो बता रहे हैं ना, यहाँ तक समझ आया? वैलेंस शेल में ही होता है वो हमेशा, पहली बात तो। अब और भी अभी मैं क्लैरिटी दूंगी, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। अब जरा Yes, थोड़ा ma'am. सा एक एक करके Cn1, Cn2, 3, 4 को समझते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे तभी समझ आएगा। उसके बाद फिर मैं d ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन पे जाऊंगी, ठीक है। पहले इसको समझो, इसको समझो मतलब समझ तो आ गया, इसको दिमाग में पिक्चराइज करो, क्योंकि वो पिक्चराइजेशन के बिना ना ये समझ नहीं आता। अभी आपने सिर्फ ऊपर ऊपर तौर से समझ लिया, हाँ हाँ यस 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 मैम, बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल बढ़िया मैम,
इमेजिन कुछ नहीं हो रहा अभी। इमेजिनेशन कैसे होना है, स्ट्रक्चर रियलिटी में कैसे बन रहे हैं, उस पर जरा फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं एक टेबल की तरफ। एक टेबल बनाते हैं पहले और फिर सबके एक एक करके स्ट्रक्चर्स लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले CN, ज्योमेट्री, शेप, वही सारी चीजें अब दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। CN CN के बाद हो गया हमारा स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर के बाद हो गया हमारा ज्योमेट्री, शेप, ज्योमेट्री हो गया, फिर हो गया हमारा शेप, और फिर आएगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हो गया यहाँ CN, यहाँ हो गया स्ट्रक्चर, हो गया ज्योमेट्री, शेप और ये एग्जाम्पल। या फिर एक काम करिए, इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, एग्जाम्पल इधर करिए, स्ट्रक्चर इधर करिए। चलिए अब करते हैं बढ़िया काम। पहला ले रहे हैं केस 1 जिसमें हमारा CN आएगा बेटा 2। एग्जाम्पल देती हूँ सबसे पहले CO2, ठीक है। CO2 का पहले CN निकालना सीखते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं, चीज़ें याद हो जाए ताकि। CN कैसे निकलेगा, सेंट्रल एटम कौन है बेटा, कार्बन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और मोनोवेलेंट एटम यहाँ कितने हैं, 0, क्योंकि ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होता है, मोनोवेलेंट में सिर्फ हाइड्रोजन और हैलोजन काउंट होते हैं। तो ये हो गया 4 का हिसाब 2 से डिवाइड करो, 2 हो गया, CN2 आ गया। CN2 का मतलब स्ट्रेट अवे आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, याद रखें। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। sp का मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे जो 180 डिग्री पर अरेंज्ड होंगे, है ना। यस। एक ऐसे बनाते बेटा, एक ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ज़रा थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे, कि देखो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले। कार्बन है बेटा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बच्चे मैंने कहाँ करना सिखाया, वैलेंस शेल में करना है, ये बात तो क्लियर हो रही है ना। तो ये कार्बन जो है ये तो 2s2 है और ये 2p2 है। अब एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिए और उसको एकदम हाईलाइट करके अपने कॉपियों में नोट करिएगा, जो कभी चेंज नहीं होगी। वो मैं कहीं ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात बताने वाली हूँ मैं आपको। नोट लिख रहे हैं यहाँ पे, या आप अपने कॉपियों में लिख लीजिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये इतने पते की बात है, इतने पते की बात है कि तुम सोच ही नहीं सकते। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं बच्चे, सिग्मा बॉन्ड्स। एक और काम भी वो कर सकते हैं, वो लोन पेयर भी रख सकते हैं, बट बॉन्ड में वो हमेशा कौन सा बनाएंगे, सिग्मा। दे विल नेवर फॉर्म अ पाई बॉन्ड। हालांकि वो पाई बॉन्ड भी एक उसमें बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल में, पर वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, उसको मैं अभी लेकर नहीं आ रही, वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यही, दे नेवर फॉर्म अ पाई बॉन्ड, दे विल ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब ज़रा इधर आ जाओ, नोट कर लिया सबने? यस मैम। यहाँ आ जाओ वापस। अब ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है कार्बन का, ये ग्राउंड स्टेट का है। कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा और कब डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा या नहीं होगा? ये बेटा डिसाइड होता है कि वो एटम बॉन्ड कितने बना रहा है। CO2 को अगर हम जनरली देखते हो तो अभी वेस्पर के हिसाब से तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है ना। यस मैम। तो कार्बन को बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4। 4 बॉन्ड मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो होने जरूरी है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, या तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मेरा क्या करेगा, ये जो है ये उठ के अपने आप को एक्साइट कर लेगा।
एक्साइट करेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन कूद के इधर जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे जाएगा इधर, देखिए जरा क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आ गया और एक यहाँ चला गया। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना? यस मैम। अब आपको ये पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन S और P है, तो एक S है और यहाँ 3 P है आपके पास, तो कोई भी एक P को हाइब्रिडाइज कराइए, चाहे PX, चाहे PY, चाहे PZ, तुम्हारी श्रद्धा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो मैंने लेट्स से इन दोनों, एक S और एक ये पहला वाला P ले लिया, जिसको मैंने हाइब्रिडाइज करा दिया, ठीक है। अब ये दोनों होंगे हाइब्रिडाइज, ये दो नहीं हो रहे, समझ रहे हो? ये PX और P जो मतलब से PX को मैंने कराया है, तो ये कौन सा रह गया, PY रह गया, है ना। PY और PZ को नहीं कराया मैंने हाइब्रिडाइज, वो एज इट इज है। PX और PY को कराया, ठीक है, इसको PX और S को कराया। तो अब मेरे पास इन दोनों ने तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट कर दिए, और ये दोनों ऑर्बिटल कैसे रह गए बेटा मेरे पास, अनहाइब्रिडाइज। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? यस मैम। क्लियर हुआ? तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, ये जो 2 sp हैं, और 2 अनहाइब्रिडाइज भी तो है, एक py और एक pz, तो वो भी बनाओ। पर अनहाइब्रिडाइज तो वो होंगे ना, क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर होते हैं। अभी बताया सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हैं तो py और pz इसके परपेंडिकुलर होंगे, और p ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा, डम्बेल शेप। तो ये जो है रेड मार्कर से मैं एक p ऑर्बिटल आपको दिखा रही हूँ, ये एक p ऑर्बिटल है जो कि होगा मेरा लेट्स से py। ऐसे ही एक और p ऑर्बिटल है इसके पास जो कि होगा pz, और वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, और वो इस प्रकार होगा। सब मेरी बात समझ रहे हैं? मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, अभी भी तेज लग रहा है या कुछ नहीं समझ आया, प्लीज बोलो रिपीट करने के लिए। आज ये चीज समझ नहीं आएगी बेटा तो जिंदगी में कभी नहीं आएगी, मैं पहले बता रही हूँ, सच्ची में जिंदगी में कभी नहीं आएगी। हाँ मैम, हमने 2 अनहाइब्रिड को रखा, हाँ, तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के वो परपेंडिकुलर आएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल को सिग्मा बॉन्ड बनाने, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल हेड ऑन रहेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, हमेशा लॉन्ग ही रहेगा। और मैम हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लिए, अब ये यहाँ से देखना, तूने हाइब्रिडाइज किसको कराया, px को कराया ना यहाँ पे, px को, तो x तेरा इंटरन्यूक्लियर हो गया फिर, है ना, तभी तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल उसी के अलॉन्ग रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात? ओके मैम। तो मतलब इससे हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हम पहचान x सकते हैं। हाँ, x लिखोगे इंटरन्यूक्लियर। हाँ ओके मैम, ठीक है। अब आपने ये जो मैंने ये सामने हालत दिखाई है, ये इतने सारे रंग से, ये सिर्फ किसकी है, कार्बन की है। ये कार्बन है, अभी तो ऑक्सीजन आया ही नहीं है, दिस इज जस्ट कार्बन, है ना। अब जरा सोचो, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को जरा अरेंज करती हूँ, जरा इधर देखो। कार्बन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, और जो वैलेंट अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ये एक अनहाइब्रिडाइज, ये दूसरा हाइब्रिड। इसमें ये मत सोचिएगा कि ये 2 हाइब्रिड है ना, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, और एक बड़ा एक 2, तो 2 हाइब्रिड में 2 इलेक्ट्रॉन, और एक अनहाइब्रिडाइज में 1 और दूसरे अनहाइब्रिडाइज में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक सबको समझ आ गई? Ma'am, could you please repeat this last part again? इलेक्ट्रॉन्स असाइन करे बच्चे मैंने यहाँ से, हाइब्रिड में 1-1 इलेक्ट्रॉन, और py में 1, pz में 1। यस मैम। ठीक है, क्लियर हुई बात, है ना? अच्छा, ठीक है। अब आओ ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाना है ना इसके साथ, ऑक्सीजन की तरफ आओ। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4। ठीक है भैया, दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज होता है, जो आपके सब्सिट्यूएंट एटम होते हैं वो हाइब्रिडाइज नहीं होते कभी भी। ठीक है, तो ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं करानी, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल की होती है। ठीक है, ऑक्सीजन का वो बन जाएगा मैम, फिर ऑक्सीजन रहेगा बीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। हाँ, अभी बना रहे हैं, देखो तो सही, इतना मजेदार चीजें होंगी, मजा ही आएगा। ये देखो, ये हुआ 2p4 ऐसे। तो ऑक्सीजन को में 2 ही बॉन्ड बनाना है ना, ऑक्सीजन को तो 2 अनपेड दिख भी रहे हैं मुझे, तो यही 2 अनपेड रहेंगे। इसको भी py और जो है उसमें ले लो, मतलब अब इसका इंटरन्यूक्लियर भी डिसाइड करते हैं कैसे लेना है, वो मैं बताती हूँ कैसे डिसाइड करेंगे ऊपर वाले के बेसिस से। यहाँ तक क्लियर है? अब ऑक्सीजन भी 2 आएंगे, है ना, क्योंकि CO2 है ना। तो
तो अब ये कार्बन है मेरे पास, अब एक ऑक्सीजन को जरा देखो यहाँ पे, ये एक ऑक्सीजन, ये कार्बन है। ऑक्सीजन को जब आप CO2 देख रहे हो, आपने देखा कि कार्बन के साथ इसने पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, फिर एक पाई बॉन्ड बनाया, और दूसरे ने भी पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, दूसरा क्या बनाया, पाई बॉन्ड बनाया, है ना। तो एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, क्योंकि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ से सिग्मा बनाएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ से सिग्मा बनाएगा, है ना। तो लेट्स से ये जो ऑक्सीजन आया यहाँ पे, इस ऑक्सीजन पे यही स्टेट है इसकी, मतलब 2 p है। तो अब इसको पहले को एक सिग्मा बनाना है, तो एक को px ले ले बेटा, एक को py ले ले। क्यों मैं इसको क्यों px ले रही हूँ, क्योंकि एक को सिग्मा बनाना है और x इंटरन्यूक्लियर है ना। तो इसको px ले लिया, इसको py ले लिया, ठीक है। चाहे उसको pz भी ले सकता था, दिक्कत नहीं थी, बट एक px जरूर आएगा। तो इस ऑक्सीजन का एक px आया जो x एक्सिस के अलोंग आएगा, ये वाला बेटा, ये देखे, आई बात समझ। ये ऑक्सीजन का है 2px, x एक्सिस के अलोंग, है ना। यस मैम। और ये p है ना, p, तो इसलिए मैंने पूरा बनाया है, ठीक है। अब इसका एक py है जो ऑफ कोर्स x के परपेंडिकुलर होगा, ये वाला, और 2py में भी इसका एक इलेक्ट्रॉन है, और ये py इसके py के साथ पाई बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है, क्योंकि py का ही लेटरल ओवरलैप होता है, py pz का तो लेटरल होता नहीं है, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन देखो मैंने कैसे बनाई, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ बहुत बढ़िया से। देवांगी बच्चे समझ आ रहा है सब? यस मैम। अक्ष को समझ आ रहा है? यस मैम। सो तो नहीं रहा कोई? नहीं सो रहे, अच्छे बच्चे हैं। सिग्मा बॉन्ड बताओ देखो कैसे बना, sp ऑफ कार्बन विद 2px ऑफ ऑक्सीजन। शाबाश। ये पाई बॉन्ड देखो कैसे बना है, py ऑफ कार्बन 2py ऑफ कार्बन विद 2py ऑफ ऑक्सीजन। हुआ नहीं हुआ? बहुत बढ़िया चल रहे हो, एकदम बढ़िया, ठीक है, शाबाश। अब इधर एक ऑक्सीजन और आएगा ना, तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ बनाते हैं, एक और ऑक्सीजन, ठीक है, उसको भी मैं नीचे ही लिख रही हूँ, यहीं पे होगा तो वो भी यही। इसको देखो, P4 को देखो जरा, 1 2 3 4, ठीक है भाई। इसको भी एक सिग्मा बनाना है और एक पाई बनाना है, तो सिग्मा के लिए तो एक इसका px रख ले, पर दूसरा इसका pz रख, क्योंकि कार्बन का अब pz ही खाली है पाई बनाने के लिए, समझ रहे हो। तो px pz रखा मैंने इसका। अब यहाँ आ गई, आ जाओ, इसका एक px आया इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। फिर इसका एक pz आया, ये ऐसे होगा, जो इसके साथ अब यहाँ से क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा कैसे बना, sp ऑफ कार्बन विद 2px ऑफ ऑक्सीजन, और ये पाई कैसे बना, 2py ऑफ कार्बन 2pz ऑफ कार्बन विद 2pz ऑफ ऑक्सीजन। बोलो हाँ या ना? मैम हम हमेशा sp लिखेंगे उसमें? हाँ ये sp होगा हमेशा, sp है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp है ना, समझ गए? यस मैम। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हाइब्रिडाइजेशन लाके कितना अच्छा लग रहा है हमें। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि सबसे पहली बात, क्या आप देख पाए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एक दूसरे के 180 पर आगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल तो सिग्मा से डिसाइड होगा, एक सिग्मा इस डायरेक्शन में, एक सिग्मा इस डायरेक्शन में, तो बॉन्ड एंगल 180 डिफाइन हो रहा है ना। और दूसरी चीज जो डिफाइन हुई वो क्या है कि जो दोनों ऑक्सीजन के बॉन्ड है ना, ये इक्वल एनर्जी के होंगे। क्यों? क्योंकि सिग्मा जैसे इसमें sp और p का है, इधर भी सिग्मा spp है, इसका पाई pp है, इसका पाई भी pp है, तो इसका मतलब यहाँ जो बॉन्ड इक्वल एनर्जी की वहां प्रॉब्लम आ रही थी ना मीथेन में, वो सॉल्व हो गई। दोनों बॉन्ड इक्वल एनर्जी के भी आ गए और बॉन्ड एंगल भी 180 हो गया। समझे मेरी बात को? यस मैम। चलो अब बताओ कितने अच्छे से समझ आ गया? हाँ मैं वेट कर रही हूँ, आराम से कॉपी करो, मैं थक गई चिल्ला के, थोड़ा आराम से, मैं भी गले को आराम दे रही हूँ, तब तक नोट करो फटाफट। कोई डाउट है तो पूछो। अक्ष को कितना % समझ आया है?
आ गया अच्छे से। मतलब 100, 200, 30, 40, 50? 100%। गुड गुड। और देवांगी को? 100%। वाह वाह। और देवांशी को? दिव्यांश को? मैम अभी 95। चलो 5% आएगा समझ जब घर पे रिवाइज करोगे, है ना। और गुंजन को? मैम 90। चलो 10% कब समझ आएगा? मैम वो कोऑर्डिनेशन नंबर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभी सॉल्व कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है बता। मैम उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैं बताती हूँ, फिर से बताती हूँ, सुन। Cn है V प्लस M माइनस C प्लस A। सबसे पहली बात, ये सिर्फ सेंट्रल एटम का होता है, ठीक है। तो जैसे CO2 में कार्बन सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम पहचान सकती है? सेंट्रल एटम वो होता है जो बड़े साइज का होता है सबसे, है ना। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 होते हैं। M होता है कि कितने ऐसे एटम है जो सिंगल बॉन्ड बनाए। तो सिंगल बॉन्ड या तो हाइड्रोजन बताता है या हैलोजन बनाता है। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना। तो इनको काउंट नहीं करते। तो यहाँ तो सारे ऑक्सीजन ही है, मतलब मोनोवैलेंट कितने हो गए? 0। C होता है पॉजिटिव चार्ज, CO2 पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो 0। A होता है नेगेटिव चार्ज, वो भी नहीं है, 0। तो हाफ ऑफ 4:2। ठीक है। अभी एक एक सबका हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे तो तुझे और समझ आता रहेगा, है ना। ओके मैम। नोट कर लिया? मैम 1 मिनट मैम। मैम प्लीज वेट। मैम डन। दिव्यांश? मैम डन। ओके। मैम तो इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है? हाँ बेटा, है ना कितना सुंदर। मैम और ये वेस्पर ने जो हमें वो दिया था कंपाउंड फॉर्मूला, जैसे कंपाउंड स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, वो एकदम परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट है। वेस्पर ने जो बोला वो वीबीटी ने बिल्कुल माना, वो एकदम सही है। लेकिन वीबीटी का फोकस है इस चीज पे कि बन कैसे रहे, है ना। स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सही है वेस्पर के, कोई दिक्कत नहीं है वेस्पर के स्ट्रक्चर, क्योंकि तू देख रहा है वीबीटी भी तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा है। yes, अब यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट होती जा रही है कि बन कैसे रहा है ना। तो ये चीज़ें वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग रटते रहते हैं। हाँ हो रहा है भाई, बॉडी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड चल रहा है काम, लेकिन कैसे हो रहा है भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। चलो जरा मेहनत करें और एक और बहुत बेहतर स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम लोग। एक और स्ट्रक्चर देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का एक एग्जांपल दे दीजिए बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का एक एग्जांपल हो गया हमारे पास BF3, ठीक है। yes, ये था हमारा फर्स्ट केस, ये आ गया हमारा सेकंड केस। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, इसका एग्जांपल हो गया BF3। BF3 कैसे? सेंट्रल एटम है बेटा बोरॉन, तो बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3,
अभी मैंने बताया हैलोजेंस क्या होते हैं, मोनोवेलेंट एटम। कितने हैलोजेंस है बच्चे? 3। 3। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो 3 + 3 6 का हाफ कितना हुआ बेटा? 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 बन गया। वेस्पर के हिसाब से हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है ना, BF3। यस मैम। बट फिलहाल उसको छोड़िए, आपको ये तो हाँ आपको ये तो पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अभी मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 मतलब BF3 हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता रही, ये लिख लेना जरा, ज्योमेट्री और शेप लीनियर है ना? यस मैम, लीनियर। चलिए BF3 पर आ जाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं पहले और फिर बात करते हैं इसके उसकी, है ना। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भैया इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन को जो है लिखते हैं। तो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या होती है? तो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन है हमारी 1s2 2s2 बेटा 2p1, है ना। तो वैलेंस शेल है ये 2s2 2p1। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड? 1। मुझे बॉन्ड कितने बनाने हैं? 3। तो मैं 1 एक्साइट करूंगी। यस मैम। मैंने एक्साइट कर दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp2 अभी डिफाइन करी, तो 1 s और 2 p मिलके हाइब्रिडाइज होंगे, मतलब इसमें सारी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ठीक है जी मैम। कोई भी अनहाइब्रिडाइज नहीं बचेगा, और जो अनहाइब्रिडाइज है वो वेकेंट है। दिस इज वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड। तो मैम pz नहीं होगा ना इसमें? नहीं pz तो है पर खाली है। हाँ खाली है ना मतलब। हाँ ठीक है। अब सबसे पहली बात, आपने sp2 बना लिया, तो sp2 अब आपको पता है कैसे एग्जिस्ट करता है। एक सॉरी थोड़ा सा सही से बनाते हैं। sp2 अभी 120 के आसपास एग्जिस्ट करता है ना, तो अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा sp2 का। एक sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2, ठीक है। ये सारे sp2 किसके हैं? बोरॉन के। और आप देख रहे हैं sp2 में ही सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, है या नहीं? है ना। अब इसे फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना है ना। अब ये sp2 में आप जैसे सपोज आपने एक px ले लिया बेटा, एक py ले लिया, एक आपने कोई भी ये ले लिया s ऑर्बिटल। अब s ऑर्बिटल जो है, अब आप ये जो 3 यहाँ पे बॉन्ड्स हैं, इनमें फ्लोरीन के साथ जब आप ओवरलैपिंग कराएंगे तो 3 डिफरेंट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो बात पक्का है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p5 होता है। इसमें ये बताइए कि 2p5 मतलब एक यही इलेक्ट्रॉन होगा जो अनपेयर्ड है और पेयर्ड होना चाह रहा होगा, है ना। तो फ्लोरीन का अगर आप इसे pz मान रहे हैं तो और इसके साथ ओवरलैप करा रहे हैं तो मान लीजिए z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर है। इसे py मान रहे हैं, इसके साथ करा रहे हैं तो y मतलब अब आप हर बार एक डिफरेंट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ कोर्स ले सकते हैं, बिकॉज ये आपको वैसे ही दिख रहा है कि एक एक्सिस पे तो ये तीनों आ ही नहीं सकते, है ना। तो तीनों के लिए आप 3 डिफरेंट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आराम से माने, है ना। तो एक फ्लोरीन यहाँ से आ गया अपना p लेके और उसने इसके साथ ओवरलैप कर लिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। एक फ्लोरीन यहाँ से आ गया, इसके पास ओवरलैप कर लिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। और एक फ्लोरीन इस डायरेक्शन से आ गया, ओवरलैप कर लिया और सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ये सारे फ्लोरीन्स हैं। तो आप ये जानिए जो BF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, अब ये कैसे बने हैं बच्चे? ये सारे सिग्मा बॉन्ड बने हैं sp2 ऑफ बोरॉन ओवरलैपिंग विद 2p ऑफ फ्लोरीन। अब 2p सबका अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए मैं खाली 2p लिख रही हूँ, ठीक है। sp2 ऑफ बोरॉन 2p ऑफ फ्लोरीन, ये भी sp2 ऑफ बोरॉन ओवरलैपिंग विद 2p ऑफ फ्लोरीन। 3 फ्लोरीन है ना हमारे पास? 3 फ्लोरीन है, हाँ ओके ठीक है। तो ये देखो BF3 का स्ट्रक्चर जो है बन गया। अब क्या आप देख पा रहे हैं कि इन सब के बीच में एंगल तो 120 दिख ही रहा है ना। और ये सारे के सारे जो है आपको इक्वल एनर्जी की दिख रहे हैं, क्योंकि सबका नेचर क्या है? सेम है, सेम तरीके की बॉन्डिंग हो रही है सब में, है ना। तो अब इसका ज्योमेट्री और शेप अगर हम लिखेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर और ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। ज्योमेट्री भी वही होगी और शेप भी वही होगी। शेप कब चेंज होगी अभी हम लोग आपको बताएंगे। समझ आ गई बात? कोई डाउट किसी को? नोट कर लो।
अब इसको थोड़ा अच्छे से बनाना, जैसे 3 पी मेरे डिफरेंट साइज के बन गए, तुम्हारे तीनों पी सेम साइज के बनने चाहिए ऑलमोस्ट। मैम सेम साइज के होने चाहिए पी? भाई 2p है तो 2p तो सबके सेम ही होंगे ना, ऐसा थोड़ी एक 2p छोटा एक 2p बड़ा। क्लियर हुई बात? मैम ये वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड का कोई यूज है इसमें? हाँ यूज है, अभी आएगा, बाद में आएगा, अभी मैंने इसलिए नहीं बताया था। ये बोरॉन है, इसके पास एक वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट है 2p, आगे आएगा। इसमें बैक बॉन्डिंग वगैरह बहुत कुछ होता है, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आएगा, बहुत कुछ होता है, अभी मैंने बताया नहीं। बस अभी ये ध्यान रखो कि यहाँ होता है एक वेकेंट 2p, है ना, पर वो अभी BF3 में होता है इसके पास। हाँ एक वेकेंट 2p है ये रहा, बट वो अभी BF3 में यूज नहीं आ रहा है। सच B और F की बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैम जब हम वो वेकेंट बॉन्ड लगाते हैं तो ऑर्बिटल, इनका एंगल तो मैम 90 से भी कम। ऑर्बिटल वेकेंट है, उसपे कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एंगल क्यों कम होगा? हाँ ओके। अभी इसमें बहुत सारी डिटेल नॉलेज है इसकी, तो इसलिए मैंने अभी आपको नहीं बताया है, ये बहुत घुसने वाली चीज़ें हैं, बताएंगे आगे आगे। जैसे आप VBT के साथ कंफर्टेबल होंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे आएंगी। मैम इसमें हम हमेशा सेंट्रल एटम को ही एक्साइट कर रहे हैं ना? हाँ सेंट्रल एटम के को ही एक्साइट करते हैं, सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। भाई नींव पक्की होगी तभी तो वो घर अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। नींव तो पक्की करनी पड़ेगी ना, तो सारे काम वहीं पर होते हैं। मैम तो हमेशा वो 2s से ही निकलेगा जब हम एक्साइट करेंगे तो? वैलेंस शेल से निकलेगा, वैलेंस शेल इसमें 2 है तो 2 से निकला, 3 होता तो 3 से निकलता। वैलेंस शेल ही है ना, 2s 2p तो दोनों वैलेंस शेल है, तो 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया। अच्छा क्योंकि हाँ नोट कर लिया बच्चों? यस मैम। दिव्यांश? यस मैम। चलो फिर अगली क्लास में आगे टेट्राहेड्रल को डिस्कस करेंगे, आज के लिए काफी है भैया। कोई डाउट है तो बिफोर एंडिंग पूछ सकते हैं, नहीं है? मैम ये जब हम एक्साइट करते हैं जैसे बोरॉन से, हाँ हाँ तो मैम हम 2s से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, वो p में पहुंच जाता है। हाँ लोअर एनर्जी है 2s, 2p हायर एनर्जी है, तो लोअर से हायर एनर्जी पे चला जाता है। ओके मैम। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। चलिए अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक हाँ यू। मैम हाँ हाँ बोल। एक और चीज पूछनी थी, जैसे हमारा कार्बन था उसमें तो सारे px py pz सारे अनपेयर्ड थे, तो हमने सिर्फ एक ही क्यों बनाया हाइब्रिड ऑर्बिटल s और p, मतलब 2 ही क्यों बनाए? जैसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था ना उसका। हाँ जी मैम, तो sp3 भी तो बन सकता था। अबे हाइब्रिडाइजेशन cn निकाल के sp आ रहा है ना। अच्छा cn निकाल के, ओके हाँ है ना, तो cn पे डिपेंड करेगा, जैसे अगर cn हाइब्रिडाइजेशन तो किसकी क्या, हाँ उसी के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे हम। तो हम सारे ले लेते हैं। अगर हाँ अगर sp3 आता तो मैं पूरे लेती, जैसे अभी मैं नेक्स्ट केस में लूंगी मीथेन में, है ना। ओके मैम। ठीक है चलिए।